जय हिंद। आइए आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th RS अग्रवाल चैप्टर 7 ट्रायंगल्स वाला चैप्टर आपके सामने मैं थोड़ा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसको आप इत्मीनान से उसको समझिए, लगाइए। और यह जो बोर्ड एग्ज़ाम का हमारा सिलेबस आ चुका है उसमें जो फर्स्ट टर्म में ये इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसको अचानक यहाँ से शुरू किया। क्योंकि इसलिए भी कि इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने देखा है सिलेबस में आउट ऑफ ऑल चैप्टर्स, तो ट्रायंगल चैप्टर्स के अंतर्गत जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पहले जो है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर जो हम 10th क्लास का RS अग्रवाल पहले लगाते ही थे, अब CBSE के नए सिलेबस के फर्स्ट टर्म का जो है वह आपको हम चैप्टर्स लगवाएंगे। उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लगाते हुए फिर ऐसे सारे चैप्टर्स लगवाएंगे। तो आइए बात करते हैं ट्रायंगल्स की। जब हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में तो हमने मेन रूप से ये देखा था कि ट्रायंगल्स के टाइप्स, सपोज दैट कि साइड के आधार पर हम जानते ही हैं कि इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल्स, फिर आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलेंट ट्रायंगल। तो माने जिसमें तीनों साइड बराबर हो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, और जिसमें दो साइड ही सिर्फ बराबर हो वो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, और जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो तो वह स्केलेंट ट्रायंगल होता था। मैंने हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। और एक तो एंगल के आधार पर भी हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया था, तो जिसमें हम मोस्टली जो है राइट एंगल ट्रायंगल को ज़्यादा इसमें हम इस चैप्टर में इंक्लूड हुआ है। तो बाकी तो आप जानते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने थोड़ी सी बात की जो बेसिक था। और सबसे मेन बात कि इस चैप्टर में आपको दो चीज़ पढ़ना है कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी। हालांकि दोनों चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा उसमें समानता भी है। तो समानता क्या है और डिफरेंस क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्लास 10th के लिए सिमिलर फिगर्स एक नया चीज़ है, लेकिन कंग्रुएंसी पुरानी चीज़ है। क्लास 7 से ही आप कंग्रुएंसी को करते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कंग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में एक मैं बता दूं कि बेसिक अंतर ये है कि कंग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, लेकिन सिमिलर फिगर्स के जो है शेप जो है बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो है शेप जो है बराबर होगा शेप तो बराबर होगा। मान लीजिए दुनिया के जितने सर्कल्स हैं वो सब सिमिलर है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उसका शेप क्या है, सर्कुलर शेप है। जैसे आपका देख लीजिए जितने भी छोटे बड़े आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सब एक टाइप के शेप हैं। तो मैंने जो आपका सिमिलर फिगर्स है उसका शेप तो हमेशा बराबर है, लेकिन साइज उसका छोटा बड़ा। मान लीजिए छोटा सर्कल है, दुनिया में जितने भी आप सर्कल की इमेजिनेशन कर सकते हैं, छोटा सर्कल से लेकर के एक चूड़ी से लेकर के, और बड़े सर्कल्स एक टायर में जो साइकिल की रिंग इत्यादि, तो वो सारे के सारे सर्कल्स जो है वह शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, हम जानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिसका सिर्फ शेप चेंज हो, साइज अलग हो। लेकिन यहाँ पर कंग्रुएंट फिगर्स में शेप और साइज दोनों जो है आपका बराबर होता है, और हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे भी। अब हम एक चर्चा करते हैं, चैप्टर हमारे हाथ में है RS अग्रवाल बुक का। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बताया गया है टर्म इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो इक्वी एंगुलर जैसा नाम है, इक्वी मीन्स इक्वल और एंगुलर मतलब एंगल। जैसे दो ऐसे ट्रायंगल्स आप ले लीजिए जिसका जो है एंगल बराबर हो, इक्वी एंगुलर नाम ही है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स जिसके एंगल आपस में एक दूसरे से बराबर हो तो उसको आप इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंतर्गत की सारी बातों को दोहरा देना अच्छा रहता है। और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कहा गया कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, आप समझ रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स का इमेजिनेशन करिए, एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है और एक इस तरह से भी हो सकता है, दोनों लेकिन इक्वी लेटरल ट्रायंगल आपको मैंने बना दिया है। इसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होगा जब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, सपोज दैट AB है
और ये DE है। तो रेशियो का मतलब ये हुआ कि AB बाय DE, और ये मान लीजिए कि AC है, तो इसका जो है उसी तरह से एक साइड आपका DF है, तो वो रेशियो बराबर होते जाए, और एक और साइड छूट गया BC बाय EF। तो मैंने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो अगर बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और फिर इसके अंतर्गत एक और बात कहा गया है कि जो है दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो गया, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, मान लीजिए कि ये एंगल 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है तो ये भी 60 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका इक्वल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दो शर्त है कि दो ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा, आगे और पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7A जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ थ्योरम्स जो आएंगे काम में, और वह थ्योरम अपने आप में एक प्रूव करने के लिए एग्जाम में भी आता है। तो पहला थ्योरम आपका है जिसका नाम आप परिचित होंगे, थेल्स थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए आइए हम लोग थेल्स थ्योरम को थोड़ा बनाते हैं, समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं। यह एग्जाम में आता है। और दूसरी बात कि यह थ्योरम को हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको हम प्रूव कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो आता ही है, प्लस इसके आधार पर ही और भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। तो सभी जानते हैं आप लोग कि थ्योरम लगाना कितना मस्ट होता है। तो हमारा थ्योरम का हेडिंग होगा थेल्स थ्योरम। एक मैथमेटिशियन थेल्स, उन्हीं के नाम पर यह थ्योरम का नाम पड़ा, लेकिन इसका एक और नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चूंकि यह प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात करता है तो इसका नाम है जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं? तो आप लोग इसको नाम से काम अभी समझ में आ जाएगा। इसका कहना है कि अगर आप और हम कोई एक ट्रायंगल बना लें, समझने के लिए बता रहा हूं, और उस ट्रायंगल में अगर कोई एक ऐसा लाइन खींच दें, ट्रायंगल का नाम भी लिख लीजिए कि ट्रायंगल का नाम है आपका ABC, और जो है उसमें एक साइड ले लें, आप लाइन ले लें DE, जो DE उसको AB को D पर मिलता है और AC को E पर मिलता है। तो ये कह रहा है कि अगर DE पैरेलल टू, मान लीजिए कि ये DE पैरेलल टू BC है, भले ही DE ऊपर है या नीचे है इससे कोई मतलब हमें अभी नहीं है। DE कोई ऐसा लाइन है जो किसी ट्रायंगल के एक साइड BC के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ABC में 3 साइड होते हैं, तो DE किसके पैरेलल है? तो वो BC के पैरेलल है। तो बाकी का 2 साइड कौन बचा? AB और AC बचा। तो वह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में उसका होगा, यानी दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा। कैसे? इसको आप ऐसे समझिए कि इफ, ऐसे मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि इफ इन एनी ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC, तो टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना रहेगा कि आपका प्रूव करना रहेगा कि AD बाय BD, जो इस तरह से दो भाग में D पर ये कट रहा है AD और BD, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय CE, यही आपको प्रूव करना रहेगा। तो चलिए अब इसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रूफ नहीं होगा। तो चलते हैं कि इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन हमारे क्या होंगे, क्योंकि कभी कभी थ्योरम जब सीधा प्रूफ नहीं होता है, सभी जानते हैं कि इसको कंस्ट्रक्शन से गुजारना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन आपका ये है कि D पॉइंट से आप क्या करिएगा, AC पर एक परपेंडिकुलर खींचिएगा इस तरह से, और चूंकि यह कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन से बनेगा, जिसका नाम आप LM कुछ भी रख सकते हैं, DL इसका नाम हो गया। DL इज परपेंडिकुलर टू, साफ लिख रहा हूं कि DL परपेंडिकुलर टू AC। और ड्रॉ क्या किया हमने कि E पॉइंट से EM, देखिए E पॉइंट से EM क्या खींच रहे हैं, वह AB पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कोमा ME परपेंडिकुलर टू आपका साइड AB, यानी आप देख रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हो गए।
एक काम और करिएगा कि बी से आप ई को ज्वाइन कर दीजिएगा और सी से आप डी को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। इससे भी आपका याद रहेगा कि कैसे कैसे होता था। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। तो इतना करने के बाद 2-4 स्टेप में सवाल बन जाएगा। चलते हैं स्टेप्स पे कि प्रूफ कैसे होगा। देखिए प्रूफ कैसे होता है। आप 2 ट्रायंगल लीजिएगा, एक ट्रायंगल एडीई लीजिएगा और दूसरा उसी के नीचे वाला सटा हुआ ट्रायंगल लीजिएगा डीबीई। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एरिया ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ट्रायंगल डीबीई जब आप करोगे तो आपको फॉर्मूला आता है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले है एरिया ट्रायंगल एडीई। अब एडीई ट्रायंगल के लिए बेस तो क्लियर है कि एडी हो गया और इंटू एडी का हाइट हो गया एमई। नहीं हुआ, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। और बाय एरिया ट्रायंगल डीबीई, डीबीई के लिए आपका बेस हो गया बीडी, हाफ इंटू बेस होता है तो ये लीजिए बेस हो गया बीडी। लेकिन बीडी पर का हाइट जो है वह बीडी के अपोजिट वर्टेक्स ई से, बीडी पे तो परपेंडिकुलर नहीं खींचा जा सकता है, लेकिन बीडी के बढ़ाए हुए भाग यानी डी ए पर यह ई एम जो है वह इसका ई एम यानी एम ई बोलिए इसको, वो माने आपका एम ई जो है, एम ई को आप देख रहे हैं, एम ई न सिर्फ एडीई का परपेंडिकुलर या हाइट है बल्कि डीबीई का है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इससे हाफ हाफ कट एम ई कट इक्वल टू आ गया आपका एडी बाय बीडी। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। 3 इक्वेशन से सवाल बन जाएगा। अब हम लेते हैं इधर वाले ट्रायंगल। इधर वाले ट्रायंगल में एडीई फिर से लेंगे, जैसे एडीई यहां भी ले चुके हैं तो इधर वाले ट्रायंगल में भी एडीई और उसी से सटा हुआ एंगल ईडीसी लें और उसका इसी तरह करें। तो उसके लिए रेड पेन से थोड़ा लिख दे रहा हूं, आपको कंट्रास्ट मिलेगा थोड़ा। अब क्या हुआ कि एरिया ट्रायंगल एडीई और बाय एरिया ट्रायंगल एडीई से ही सटा हुआ ईडीसी आप लीजिएगा एरिया ट्रायंगल ईडीसी, और दोनों का रेशियो जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दें कि एडीई का बेस इस बार एडी मत लीजिएगा, इस बार एई लीजिएगा। देखिए बेस उसी को लिया जाता है जिस पर परपेंडिकुलर लेना है। अब एई का परपेंडिकुलर साफ दिख रहा है कि एई का ट्रायंगल एडीई के लिए एई का अपोजिट वर्टेक्स है डी और डी से डीएल उस पे परपेंडिकुलर है, किसी को भी दिखेगा। और फिर आपका एरिया ट्रायंगल ईडीसी जब आप करोगे तो इसमें सीई को हाफ इंटू बेस सीई को लेना और सीई पर आपको जो है उसका अपोजिट वर्टेक्स डी पे कोई परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है लेकिन है वो है डीएल। वो भले ही सीई पर परपेंडिकुलर नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे कहोगे है, लेकिन सीई के बढ़ाए हुए भाग जो ये सी बढ़कर ए तक आया है उसी पर डीएल है, तो डीएल इसका भी परपेंडिकुलर है बिल्कुल। हाफ हाफ कट डीएल डीएल कट, इसकी वैल्यू आ गई एई बाय सीई। आप इक्वेशन 1 और 2 से आप एक चीज नोट करो कि ये जो इसका एलएचएस है वो ये है और इसका एलएचएस ये है, और आरएचएस जो है हमें बराबर प्रूव करना है, एडी बाय बीडी बराबर एई बाय सीई प्रूव करना है। तो अगर किसी भी तरीके से ये और ये बराबर हम दिखा दें तो फिर ये और ये भी बराबर होगा, यानी 2 इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 1 और 2। दोनों इक्वेशन में अगर हम एलएचएस को एलएचएस के बराबर दिखा दें तो स्वतः आरएचएस बराबर आरएचएस हो जाए। तो चलिए एलएचएस बराबर एलएचएस दिखाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा ध्यान से, यहाँ एरिया ट्रायंगल एडीई है और यहाँ भी एरिया ट्रायंगल एडीई है, ये तो सेम टू सेम। चलिए तो बस हमें एक टास्क मिला है कि एरिया ट्रायंगल डीबीई और इसके नीचे है एरिया ट्रायंगल ईडीसी, ये दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, दोनों का भी एरिया बराबर है, बस आपको यहाँ पे मेरे साथ समझना होगा। देखिए
DBE, DBE इधर ट्रायंगल है डी, ये है DBE यानी ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको शेड कर दे रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। और देखिए EDC जो है मैं इसको ऐसे शेड कर दे रहा हूं माय डियर। ये दोनों ट्रायंगल जो है आप ध्यान दीजिए कि वह DE पैरेलल BC के बीच में है और फिर दोनों का बेस भी सेम है। तो आपने एक रूल पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, कॉमन बेस हो और वह दोनों ट्रायंगल एक ही पैरेलल्स के बीच में हो, तो वह निश्चित रूप से आपका क्या होता है, वो उसका एरिया बराबर होता है। तो इस थ्योरम को हम, इस रूल को यहाँ लागू कर लेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इरेज करके क्या होगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये वाला जो एरिया ट्रायंगल DBE है, जिसको मैं रेड से शेड किया हूं, लिखूंगा कि एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल EDC, इधर जो ब्लैक से शेड किया हूं मैं EDC। क्यों भैया दोनों ट्रायंगल का एरिया क्यों आपने बराबर लिख दिया? बिकॉज कारण है कि दोनों ट्रायंगल जो है, दोज ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस और वह बेस है DE, ऑन द सेम बेस DE and between the same parallels। आपको ये सब नोट किए बिना समझ में नहीं आएगा। बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, इसलिए वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं फिगर के साथ चलिए। DE पैरेलल BC, दोनों ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइंस DE और BC और एक ही बेस DE पर आधारित है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1, 2 और थर्ड से आपका ये LHS बराबर हो गया, तो ये RHS प्रूव्ड हो जाएगा। बस हमें अब एक लाइन लिखना है कि फ्रॉम नाउ, अब क्या होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और ये तीसरा इक्वेशन यहाँ है, ध्यान दीजिए। इन तीनों इक्वेशन जिसमें एरिया ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ट्रायंगल EDC हमने दिखा दिया है कारण के साथ। नाउ तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 व्हाट हैपेंड दैट कि ये LHS और ये LHS बराबर हो गया दोनों इक्वेशन 1, 2 में, तो RHS बराबर RHS तो स्वतः हो जाएगा। इसीलिए हमारा इसका RHS है AD/BD और इसका RHS है AE/CE, जो हमारा यहाँ प्रूव्ड हो गया। तो यह है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय थेल्स द ग्रेट मैथमेटिशियन। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरम, वेरी नाइस। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक you for watching Bikram Jha YouTube channel. I will be always with you because you are a learner. I am also myself a learner. Thank you very much for watching Bikram Jha YouTube channel. Subscribe and share all videos useful for the students. Thank you very much. Meet you in the next video.